हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, एक तरफ ईरान वॉर में कोई ब्रेक थ्रू निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्रूड वापस से 100 के ऊपर चला गया है। रुपया और भी कमज़ोर हो रहा है। 95 से ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी सरकार कह रही है कि तेल की किल्लत हो सकती है, तेल सोच समझ के इस्तेमाल करो और फॉरेन करेंसी में खर्च करना अवॉइड करो। और इसके साथ ही अगर आप देखें, एक डेडली वायरस की भी खबर आ रही है जो कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या हम वापस से कोविड एरा की तरफ जा रहे हैं, लॉकडाउन टाइप सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या हम कोविड टाइप का क्रैश एक बार और देख सकते हैं? और क्या वो कंडीशंस होंगी जो अगर एक के बाद एक आती हैं तो मार्केट में हमें कोविड टाइप का क्रैश देखने को मिल सकता है? इन सब को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, आप सब ने गवर्नमेंट की अपील के बारे में सुन लिया है। तो सिचुएशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो $103 के आसपास आज क्रूड हमें देखने को मिल रहा है। 100 से ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। हमारे पास 30 डेज का ऑयल रिजर्व है और ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज का 30,000 करोड़ का मंथली लॉस हमें देखने को मिल रहा है। इन सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट मत करिए, अवॉइड फॉरेन ट्रैवल एंड कारपूल करिए। तो क्लियर कट साइन है कि हालात नॉर्मल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ऑयल का महंगा होना उतना बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्या फ्यूचर में हमें उसी तरह से ऑयल की सप्लाई हमारे पास रहेगी। इसका सबसे बड़ा संकट अभी मंडराता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच में अभी भी कोई सीज फायर की संभावना नहीं है। ईरान अपने शर्तों पर अड़ा है कि हम न्यूक्लियर नहीं देंगे, न्यूक्लियर जो है, जो भी हमारे पास है, हम उसको एनरिच करेंगे और हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल है। और ट्रंप ने कहा है टोटली अनएक्सेप्टेबल। थैंकफुली अभी भी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन दोनों पार्टीज अपने जो है उस पर अड़े हुए, पॉइंट पर अड़े हुए। ईरान कह रहा है कि हमारे हॉर्मूज से अगर ऑयल जाएगा तो पर बैरल $1 हम चार्ज करेंगे, जो कि एक कंटेनर का मिलियंस ऑफ डॉलर तक हो सकता है। और शायद अमेरिका को ये मंजूर नहीं है कि ईरान इसके लिए चार्ज करे। तो एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि ये ऑयल सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। ऑलरेडी हम ये नहीं कह सकते कि ऑयल और गैस और एलपीजी सप्लाई नॉर्मल है, तो सप्लाई की प्रॉब्लम है। इमेजिन करिए 30 दिन के बाद सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ऑयल की सप्लाई की प्रॉब्लम आती है, तो हमारी इकॉनमी का क्या होगा, हमारे मार्केट्स का क्या होगा? क्या ये लॉकडाउन टाइप सिचुएशन नहीं बनेगी? और इसी के बारे में हमें इंडिकेट किया गया और वार्न किया गया कि लॉकडाउन टाइप सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सो इस वक्त अगर ऑयल सप्लाई पर क्या खतरा है, तो देखिए 50% ऑयल हॉर्मूज से आता है और वहाँ पर अनसर्टिनिटी बनी हुई है। बीच बीच में एक आध टैंकर हमारे पास हो जाते हैं इंडिया के, लेकिन सप्लाई का संकट बना हुआ है। यूएस वेवर जो हमें दिया गया था कि रशिया से हम क्रूड खरीद सकते हैं, वो अप्रैल 11 को ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या सिचुएशन है हमें नहीं पता, और रशिया हमें बेचेगा कि नहीं बेचेगा नहीं पता। और साथ में यूएस का भी ब्लॉकेट कहीं ना कहीं वहां पर बना हुआ है ईरान के चारों तरफ। और जैसा कि मैंने शेयर किया कि हमारे पास 30 डेज का बफर है। इंडिया हैज़ 160 मिलियन बैरल रिजर्व और चाइना के पास 300 डेज का रिजर्व है। तो हमारे पास 30 डेज का है, चाइना के पास 300 डेज का है। और वॉशिंगटन कंट्रोलिंग वेदर इंडिया बायज रशिया और ईरान। तो ये हमारी सिचुएशन है। हमारे पास फ़िलहाल के लिए हम इधर से उधर से, अफ्रीका से, वेनेजुएला से सब ऑयल ले तो रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो नॉर्मल फ्लो था वो अब नहीं है। अब अगर हम देखें इंडिया की लाइफलाइन के बारे में बात करें, तो ईरान ग्रांटेड एक्सेस केस बाय केस हॉर्मूज पैसेज। तो जैसे कि मैंने कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑयल लगातार रेगुलरली आएगा, बीच बीच में ईरान छोड़ देता है। और नेवी जो है हमारी, वो भी एस्कॉर्ट कर रही है एलपीजी टैंकर, ऐसी खबरें हैं। 120 मिलियन बैरल्स रशियन क्रूड एट सी, इंडिया नेगोशिएटिंग। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सी में जो क्रूड घूम रहा है उसे हम
ले सके। और जैसा मैंने कहा कि नाइजीरिया, अंगोला, यहाँ से भी बाईपास करके क्रूड लाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग, मेट्रो यूज टू कट डोमेस्टिक पेट्रोलियम डिमांड, ये सब मेजर्स लेने की बात हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। और इसी के साथ अब हैंटा वायरस की भी खबरें आ रही हैं कि उससे कई लोगों की मौत हो गई और उसमें कुछ इंडियंस भी थे। तो जैसा टिपिकल हम कोविड के टाइम पर हमने देखा, उस तरीके की खबरें अब आ रही हैं। खबरें ये भी हैं कि उसकी वैक्सीन 1 साल पहले मॉडर्ना ने पहले ही बना के रख ली थी। ये और भी डेंजरस चीज़ है कि जब हैंटा वायरस नहीं था तभी वैक्सीन बना ली गई, और ये सारा गेम आप समझ सकते हैं। तो क्या अब हम कोविड टाइप की सिचुएशन में जा सकते हैं? उस टाइप का क्रैश मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। आइए इसको बात करते हैं। तो अब आइए कंपेयर करते हैं कि 2020 कोविड क्रैश में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है और किस तरीके से उसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हैं। तो 2020 में अगर आप देखिए, निफ्टी ने 38% के फॉल दिखाया था 4 हफ्तों में, और आज अभी हम देखें तो 10% का फॉल हमने मार्केट में देखा है। तो शॉक क्या था उस वक्त? शॉक क्या था कि डिमांड डिस्ट्रैक्शन, वर्ल्ड स्टॉप्ड बाइंग, सब कुछ अवेलेबल था लेकिन लोग खरीद नहीं पा रहे थे। आज सप्लाई की प्रॉब्लम है, ऑयल का सबसे बड़ा संकट है। उस वक्त अगर आपको याद होगा, ऑयल नेगेटिव प्राइस पर चला गया था, पहली बार हमने ऐसा देखा। आज 100 से ऊपर ऑयल ट्रेड कर रहा है। स्पीड की बात करें तो हमें बहुत ही शार्प सडन फॉल देखने को मिला 38% का 4 हफ्तों में, और आज धीरे धीरे गिर रहा है, बीच में रिकवरी भी हो रही है। पैनिक उस तरीके का नहीं है। अगर पॉलिसी रूम की बात करें तो आरबीआई ने 115 बेसिस पॉइंट का कट उस वक्त किया था, 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की थी। आज आरबीआई उस सिचुएशन में नहीं है, रेट कट्स कर नहीं सकता क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और स्टिमुलस देने की सिचुएशन में भी आरबीआई नहीं है। एफआईआई की अगर बात करें तो जैसे ही फेड ने स्टिमुलस का अनाउंसमेंट किया, एफआईआईज वापस से खरीदना शुरू कर दिए। सो एफआईआई केम बैक फास्ट वंस यूएस फेड कट टू 0। आज सिचुएशन क्या है? एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं, मार्केट्स उतना नहीं गिर रहे हैं, फिर भी वो सेल कर रहे हैं। 14 ईयर्स के लोएस्ट लेवल पर हैं, जो कि सबसे बड़ा रिस्क है। और उस वक्त रेजोल्यूशन क्या था? वैक्सीन। और जैसे ही वैक्सीन अनाउंस हुई, उसकी टाइमलाइन अनाउंस हुई। आज कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है, अनसर्टेनिटी है। और आज सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि अगर ट्रंप ईरान की डील हो जाती है तो 8 से 10% की रैली मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हम उस टाइम से अभी को कंपेयर करें तो कुछ पॉइंट्स में तो हम बेटर प्लेस्ड है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। खास करके अगर हम क्रूड की बात करें और एफआईआईज की बात करें कि यहाँ पर
FIIs ने बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं और ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। एक अगर बड़ा नेगेटिव ट्रिगर आता है तो उनकी सेलिंग और भी तेजी से बढ़ेगी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक के बाद एक प्ले आउट होंगे तो हमें कोविड टाइप के क्रैश देखने को मिल सकता है। तो पहला, सीज फायर कोलैप्सेस, ट्रंप ईरान डील फेल हो जाती है, फुल एस्केलेशन होता है, $152 के आसपास प्राइस चली जाती है, जो कि आज भी सिचुएशन बनी हुई है। अगर आप फिजिकल क्रूड खरीदेंगे तो $150 में ही आपको मिलेगा। जो प्राइस हम देखते हैं दरअसल वो ट्रेडर का प्राइस है। दूसरा, हमारे रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, US फेवर चला जाता है, रशिया से हम ऑयल नहीं खरीद पाते हैं, हमारा जो 160 मिलियन बैरल का बफर है वो ख़त्म हो जाता है। इमेजिन करिए क्या होगा अगर हमारे रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं और क्रूड की सप्लाई नॉर्मलाइज नहीं होती है, इकॉनमी ठप पड़ जाएगी, जैसे लॉकडाउन के केस में हुआ था। OMC में फिजिकल क्राइसिस हो जाती है, यानी कि उनके लॉसेस 60,000 करोड़ से ज़्यादा पर मंथ हो जाते हैं। अभी 60,000 करोड़ के लॉसेस उनको हो रहे हैं और अगर क्रूड बढ़ता है, रुपया कमज़ोर होता है, उनके लॉसेस डबल हो जाते हैं। तो ये कोविड टाइप क्रैश करा सकता है। रुपए फ्री फॉल ऑलरेडी 95 से हम ऊपर हैं, 100 की बात हो रही है। अगर ये 98 लेवल के आसपास चला जाता है, एक बार फिर हमारी जो बजट की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। FII फुल एग्जिट जो कि वो कर रहे हैं, 14 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। अपनी सेलिंग की स्पीड को अगर और बढ़ाते हैं, जिसके बारे में कल के वीडियो में हमने बात किया, तो हम उस तरीके की फॉल देख सकते हैं। क्रेडिट मार्केट, इन सब का MTM लॉसेस, बॉन्ड यील्ड, NBFC लिक्विडिटी क्रंच, कॉर्पोरेट केपेक्स हॉल्ट्स, इस सब का इम्पैक्ट हमें क्रेडिट मार्केट में देखने को मिलेगा। और क्रेडिट मार्केट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और यही बॉन्ड मार्केट को ऊपर या नीचे करता है। और ग्लोबल रिसेशन, ये जिसे कहते हैं ना लास्ट नेल इन कॉफिन, अगर ऑयल प्राइस 150 160 हो जाता है और एक ग्लोबल रिसेशन जिसके साइंस ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो उस तरीके के क्रैश को क्रिएट कर सकता है। तो इस सब का बॉटम लाइन ये है कि अभी हम उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर एक के बाद एक ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं तो हम उस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हम कितने रिस्क जोन पर आ चुके हैं और कौन से बड़े रिस्क मार्केट के सामने खड़े हुए हैं। अगर आपको रिस्क पता ही नहीं होगा तो फिर आप आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे? तो इस वीडियो का पर्पस यही है। तो अगर हम देखें, अलग अलग यहाँ पे सिनेरियोज हैं और इस वक्त अभी भी सबसे होपफुल सिचुएशन ये है कि हम इस सिचुएशन में रहें कि कुछ ना कुछ रशिया के साथ डील हो जाए, ऑयल आ जाए, ईरान से भी कुछ तरीके से तेल आता रहे, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अभी इस सिचुएशन में फ़िलहाल हम हैं और हम होप कर रहे हैं कि यहीं पर रहें, लेकिन इन सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, सीज़फायर नहीं होता है, तो ये दोनों सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऑलरेडी हमने 22,000 का लेवल देख लिया है और हमें वर्स्ट केस में, मोस्ट प्रोबेबल अगर ये लड़ाई वापस से बढ़ती है तो हमें इस लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 10 से 12% है। और जो कोविड टाइप क्रैश है दोस्तों, अभी हम नहीं कह सकते कि वैसी क्रैश आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 3 to 5%। लेकिन दोस्तों, सिचुएशन बदलने में टाइम नहीं लगता है और हमें देखना है हेंटा वायरस का क्या होता है, हमारी करेंसी का क्या होता है, हमारे जो 30 डेज़ के रिजर्व है उसका क्या होता है। अगर यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव होता है तो रातों रात सिचुएशन बदल जाएगी, जैसा कि हमने कोविड टाइम पे देखा। इसलिए ये समय बहुत सावधान रहने का है। अब आइए दोस्तों, FIIs की थोड़ी और बात कर लेते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ बताया कि कैसे FIIs बड़ी सेलिंग की तैयारी कर रहे हैं और शायद आज हमें उसी का एक एपिसोड देखने को मिला। तो उनकी जो पोजीशंस हैं वो बहुत ही उन्होंने बेरिश पोजीशंस बनाई हुई है। आइए उससे कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और
ये जो नया ट्रैकर हमने बनाया है अपने साइट पे डाला है, इसको आप भी देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेली डेटा ये थोड़ा देर में अपलोड होता है क्योंकि सारा डेटा आने में टाइम हमें लगता है। तो 11 बजे के बाद हमें डेटा मिलता है, तो 11 बजे के बाद देखेंगे तो मिल जाएगा, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी आप देख सकते हैं। तो आपको हमारे साइट पे जाना है, अपने यूज़र आईडी अगर आपने नहीं क्रिएट किए तो क्रिएट करके लॉगिन करिए, और जैसे ही आप घुसेंगे आपको ओपन मार्केट ट्रैकर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल एनालिसिस सारे डेटा की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि 2 टैब है, इन्वेस्टर और ट्रेडर। इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टर्स के पैरामीटर होते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, और ट्रेडर में ट्रेडर होता है। तो कितनी शॉर्ट्स उन्होंने बनाई है आइए देखते हैं। तो ये वीक ऑन वीक कंपैरिजन है, यानी कि पिछले फ्राइडे से उससे पहले फ्राइडे का एक कंपैरिजन है। आज का डेटा अभी नहीं आया है, लो हम वीक ऑन वीक कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें 25,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स के, इंडेक्स फ्यूचर्स के उन्होंने ऐड किए हैं। इतने शॉर्ट्स उन्होंने अगर हम वीक ऑन वीक कंपेयर करें तो ऐड किए हैं। पुट कॉल रेशियो में भी आप देखिए उनका डिप आया है। एफआईआई का पुट कॉल रेशियो में डिप आया है, इसमें सिर्फ एफआईआई के ऑप्शंस का डेटा है। और उनके जो नेट शॉर्ट है, अगर हम सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को नेट आउट करें, 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं। आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं हमारे साइट पर, और आप देख सकते हैं कि हर एक क्राइटेरिया पर उनकी पोजीशंस बेरिश ही दिख रही है। तो ये क्लियर कट एविडेंस है कि अगर थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो डेरिवेटिव मार्केट्स में बड़े शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें, ये फ्राइडे का डेटा है, आज का डेटा अभी नहीं आया है, तो यहाँ पर भी आप देखिए बेरिश हमें देखने को मिला, और उसी का नतीजा आज हमें बाज़ारों में देखने को मिला। उन्होंने उससे पहले ही बेरिश पोजीशंस बना ली थी। अब भाई दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज का डेटा अगर हम देखें तो हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, बीच में एक रिकवरी का उसने अटेम्प्ट लिया और फिर ह्यूज फॉल देखने को मिला। तो 360 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, 24,000 से नीचे हम क्लोज हो चुके हैं, 23,815 पे क्लोजिंग हुई है। ऑप्शंस मार्केट में देखें अच्छा फेयर आज ऐड हुआ, 2% के आसपास जो कॉल आईवीज और पुट आईवी में जंप देखने को मिला, और सेम हमें विक्स में भी देखने को मिला। पुट कॉल रेशियो में बड़ा डिप हमें देखने को मिला, और आज देखिए कितनी बड़ी ओआई एडिशन हुई है इस गिरते मार्केट में। ह्यूज ओआई एडिशन 15,800 कॉन्ट्रैक्ट्स के करीब, और एक बार फिर प्रीमियम में डिप देखने को मिला। और देखिए कितना कम प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है, पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से मिनिमम लेवल पर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। निफ्टी का टर्नओवर भी हमें ड्रॉप होता हुआ दिखा है, थोड़ा एवरेज से थोड़ा नीचे, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, और ह्यूज इंडेक्स की पोजीशंस में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं एफआईआईज के। तो 1,95,000 से बढ़ के अब ये 2,10,000 से ऊपर आ चुका है। तो आज का डेटा हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से नेगेटिव है, बोथ ऑप्शंस मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट्स। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो लगातार हम आपके साथ यही कह रहे थे कि एफआईआई फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं, हर मार्केट राइज पे वो शॉर्ट्स को ऐड कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आज उन्होंने वापस से मार्केट में को गिराने का काम किया है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों लगातार हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि मार्केट्स गिरने की तैयारी कर रहे हैं, और इसका रीज़न था ये पैटर्न बनना कि जब मार्केट ऊपर जाकर एक नीचे आकर कंसोलिडेट करते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल की तैयारी करते हैं, और आज हमें वही देखने को मिला। हमने आपके साथ लेवल शेयर किया था 24,250, ये लेवल से नीचे मार्केट्स बेरिश जोन पे जा सकते हैं, और कल के दिन उससे वो थोड़ा नीचे आया, और आज वापस से हमें अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट्स अब वापस से नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है
कि जो पैटर्न को अगर आप देखें कि अभी भी एक हमारे पास होप है और इस लेवल पर ये एक तरीके का सपोर्ट एक्ट कर सकता है और फर्दर फॉल के लिए इस लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा। तो आप ये जो करंट लेवल है 23,800 इसको फिलहाल के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मान के चल सकते हैं। अगर इससे नीचे मार्केट्स और टूटते हैं तो हमें फिर बड़ी फॉल देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए शॉर्ट पोजीशंस को हम कैरी कर सकते हैं। अभी आपका इमीडिएट जो स्टॉप लॉस यही है और कल के दिन देखेंगे और उसके बाद हम फ्रेश स्टॉप लॉस लेवल की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल के लिए मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और शॉर्ट पोजीशंस अगर आपकी हैं तो उसे आप कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।